हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। क्या हुकूमत खुद भी अदम बर्दाश्त का शिकार हो रही है? क्या हुकूमत ने मीडिया के खिलाफ बिल आखिर जंग का बगल जो है वो बजा दिया है? और क्या हुकूमत से इख्तिलाफी और तनकीदी मौकिफ अब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा? ये वो सवालात हैं जो आज ही पेश आने वाले एक वाकये के बाद सामने आए हैं, जब वफाकी वजीर मुराद सईद की आज सुबह ही की जाने वाली शिकायत पर फौरन FIA को एक्शन में लाया गया और मीडिया पर्सन मोहसिन बेग पर धावा बोल दिया गया उनके घर पर। इस कार्रवाई ने मीडिया, सियासी और कानूनी हलकों में भूंचाल सा पैदा कर दिया, क्योंकि जब यह कार्रवाई नाजरीन अमल में लाई जा रही थी तो बकौल मोहसिन बेग किसी किस्म का उन्हें ना तो नोटिस दिया गया, ना पेशगी इतला दी गई और सादा लिबास पे एहलकारों ने उनके घर पर चढ़ाई कर दी। इस दौरान सामने आने वाले मनाजिर से यह भी पता चलता है कि मोहसिन बेग की जानिब से भी इस गिरफ्तारी और एक्शन को रोकने के लिए भरपूर मुखालफत और मुजामत की गई। कुछ मनाजिर में उनके हाथ में पिस्तौल भी साफ दिखाई दे रहा है, जबकि उनकी और उनके बेटे की जानिब से एक एहलकार को मुबैना तौर पर ज़दोकोब करने के मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। इब्तदाई मौकिफ में मोहसिन बेग का यह कहना है कि उनको ये तासुर मिला कि इस्लामाबाद में चूंकि डकैतियों में इजाफा हो गया और इसी गुमान के तहत उन्होंने इन अफराद पर असला ताना। दूसरी जानिब FIA का यह मौकिफ है कि वफाकी वजीर मुराद सईद की शिकायत पर मोहसिन बेग को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए FIA साइबर क्राइम विंग के पास अदालत की जानिब से हासिल किए गए सर्च एंड जो सीज वारंट थे वो भी मौजूद थे। दौरान कार्रवाई मोहसिन बेग और उनके साहबजादे और मुलाजिमीन ने उन पर फायरिंग की और 2 अफसरान को यरगमाल बनाकर ज़दोकोब किया गया, लेकिन मुलजिमान के पास गोलियां खत्म होने पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके मरगला पुलिस स्टेशन में जो है वो बंद कर दिया गया। ये FIA का मौकिफ है। इस कार्रवाई का पस मंजर कुछ रोज पहले निजी चैनल के एक प्रोग्राम से जुड़ता है, जिसमें मोहसिन बेग समेत दीगर मेहमानों ने वजीर आजम और मुराद सईद से मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर काफी तनकीद भी हुई, एक किताब को बुनियाद बनाकर। FIA को दी गई दरख्वास्त में मुराद सईद ने यह कहा है कि मोहसिन बेग ने एक निजी TV के प्रोग्राम के दौरान गैर इखलाकी इल्जामात लगाए, जिससे उनकी साख मुतासिर हुई और अवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। मुराद सईद ने FIR जो है वो साइबर क्राइम विंग को मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई करने की FIR में इस्तदा की थी। दूसरी जानिब मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके घर पर जो छापा मारा था उसे गैर कानूनी करार दिया। अदालत के मुताबिक FIR के जो दौरान FIR के बाद जो है मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के मजाज नहीं थे FIA एहलकार, और FIA लाहौर ने 9 बजे मुकदमा कायम किया और 9:30 बजे उनके घर पर छापा भी बढ़ गया। अदालत के मुताबिक 10 बजे जो है वो FIA हुकाम जो है वो टीम कैसे इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद पुलिस को गैर कानूनी छापा मारने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी, ना कि मोहसिन बेग के खिलाफ। अब खुद मोहसिन बेग का इस पूरे वाकये पे क्या रद्द अमल है वो भी सुनिए। ओपोजिशन की जानिब से इस गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल आया है। सहाफी बरादरी के अलावा सियासतदान भी इस इकदाम की मजम्मत कर रहे हैं। मरियम नवाज के बकौल वक्त का पहिया घूम चुका है। इमरान खान जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल करें वो खुद को नहीं बचा सकते। FIA जैसे कौमी और रियासती इदारों को जाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने पर हिसाब देना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बकौल अगर तनकीद सुनने का हौसला नहीं तो सियासत छोड़ दें, हुकूमत होश के नाखुन ले और मोहसिन बेग को रिहा करे। मोहसिन बेग को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया कानून से वो मावरा है। अब ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यह कहना था कि 24 फरवरी को FATF इजलास से पहले मीडिया पर धावा पाकिस्तान के लिए रुसवाई के मुतरादिफ है। महंगाई और दीगर संगीन मसाइल से निमटने की बजाय तनकीद से निमटना जो है इस तरह से निमटना जो है वो बदतरीन हिमाकत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सीनियर सहाफी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत की। साथ ही इस मामले को लेकर मीडिया के किरदार पर भी सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। ये कितने जायज हैं और मुल्क में सहाफत के मुस्तकबिल के लिए क्या ये लम्हा फिक्रिया भी हैं? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफियाकार आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ब्रेक के बाद सीनियर सहाफी और तजियाकार OS तौहीद भी हमें ज्वाइन करेंगे। आसमा शिराजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो कुछ आज हुआ वो कैमरों ने भी देखा, सब कुछ हुआ। 2 चीजें हैं उसमें, इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की भी बात हो रही है और इररिस्पॉन्सिबल जो ट्रीटमेंट है, जो जिस तरह से रिटेलिएट किया जाता है, ये आप और हम जैसे सहाफी जो हैं वो कहां खड़े हैं इस वक्त, किस तरफ अगर इधर देखा जाए तो यहां पे भी गलतियां मौजूद हैं,
लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कि ये एक बुनियादी सवाल है कि कौन सहाफत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सहाफत के रूप में सियासत हो रही है और सियासत के रूप में सहाफियों को जो है वो अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाती है, और ये अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। मगर अगर मैं मोहसिन बेग साहब के वाकये की तरफ, आज के वाकये की तरफ से बात करी, तो हम सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पे उस वाकये को देखेंगे कि आज हुआ क्या है। तो उसको अगर ये बहस हम छोड़ देते हैं कि वो सहाफी हैं, वो ये नहीं है, उनकी सहाफत का मयार क्या है, वो किस तरह के सहाफी रहे हैं, इसको छोड़ के अगर आज के वाकये पे देखा जाए तो वो वाकया यूं सामने आता है कि दो कहानियां आती हैं। एक तो ये कि जो कि कहा गया कि उनके खिलाफ मुराद सईद साहब ने जो है वो कंप्लेंट की और शिकायत के ऊपर उनके खिलाफ FIA हरकत में आई। दूसरा वाकया है कि उनके जो वकील हैं उनका स्टेटमेंट और खुद उनका कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट, जिसमें वो ये फरमाते हैं कि सादा कपड़ों में एहलकार आए थे और वो उन्होंने आके उनके घर के ऊपर धावा बोला, और उसके बाद उन्होंने, वो चूंकि नहीं पहचानते थे और बहुत सारे वाकयात इस्लामाबाद के अंदर ऐसे हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया। जो आज सेशन कोर्ट ने कहा, सेशन कोर्ट का फैसला भी आपके सामने आ गया होगा, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये क्या है कि 9:30 बजे जो है वो FIR कटती है या साइबर क्राइम के पास मुराद सईद जाते हैं, और लाहौर से टीम जो है वो 9 बजे आके उनके घर के ऊपर धावा बोलती है। अगर वो टीम ही है तो उसको उन्होंने एक हुक्म के जरिए से या एक फैसले के जरिए से उड़ा के रख दिया उस बात को जो कि हुकूमत इस वक्त तक क्लेम करेगी। हमारा ये कहना है कि जो भी सूरत हाल है, अगर वो क्रिटिक भी हैं, अगर वो तज्जिया निगार भी हैं, सहाफी नहीं है, वो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी हैं, वो एक आम आदमी भी हैं, वो एक आम शहरी भी हैं, या वो एक सोशल मीडिया वर्कर भी हैं, अगर कोई भी तनकीद करता है तो उसका तरीका कार ये होना चाहिए कि लोगों के घरों में घुस के आप जो है उनको डराने धमकाने और उनको हरासा करने की कोशिश करें। जो एक्ट मोहसिन बेग साहब की तरफ से आया वो भी जस्टिफाइड नहीं है कि उनको भी असलहा नहीं उठाना चाहिए था, उनको भी नहीं इस तरह का रिएक्शन देना चाहिए था। लेकिन आप खुद सोचें, 2 दफा मेरे घर में जो है वो ब्रेक इन हुआ है, मेरे घर में लोग घुसे हैं। मेरे पास अगर कोई असलहा या किस तरह की चीज होती तो मुझे बताइए कि क्या क्या किया जा सकता था। मुझे अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। तो एक जो इमीडिएट सोच उनके जहन में आई वो ये थी कि उनको खुद को बचाना है, तो सेल्फ डिफेंस जो है, जो वो कह रहे हैं कि उनके पास असलहा है और वो सारा कुछ है। लेकिन अभी ये मामला चूंकि कोर्ट के अंदर है, ये देखना जरूरी है कि वो जो CCTV फुटेज उनके घर की है वो किस तरह के मनाजिर जो है वो दिखती है। मेरा कहना सिर्फ ये कि हुकूमतों के दिल बड़े होते हैं, उनको अपने जो जहन है वो खुले रखने चाहिए, उनको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, उनको जो एक जैसे ऑब्जेक्टिव किस्म की क्रिटिसिज्म है उसको जरूर फेस करना चाहिए। वरना ये कोई मार्शल लॉ है, ये डिक्टेटरशिप है, ये आमरीयत है कि आप जो है वो आप कोई भी जुबान खोले तो उसको आप निशाने इबरत बनाने की कोशिश करते हैं। इतने हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं, इतनी दफा हमारे लिए क्या क्या जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती रही। आज भी आप देखें कि किस किस्म की जुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। आपके सरकारी लोग हैं, अगर आपके में इनके सरकारी लोगों के जो कल भी नैब प्रोसिक्यूटर जा रहे हैं, आप उनके व्लॉग देखें जो कि मेरे हवाले से हैं, और जो जुबान है जो इस्तेमाल की गई है, आप किस तरह की बातें, किस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये सीधा सीधा इंतकाम है जो नजर आ रहा है। अस्मा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं आपसे कि तनकीद बर्दाश्त करने का मादा जो है वो हुकूमत वक्त में होना चाहिए, लेकिन वो क्यों बार बार ऐसे जो भी वाकयात होते हैं उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि जी ये इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है। ऑब्वियसली इनका जो रवैया है वो तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उनकी इस बात में कितना वजन है कि कुछ हमारे साथी जो हैं वो हद से ज्यादा मतलब वो एक्टिविज्म की तरफ चले जाते हैं या इररिस्पॉन्सिबल सहाफत जो है वो करते हैं। कितना इसमें वजन है? देखिए, मैं जिस प्रोग्राम में वो थे और जिस तरह वहां पे बात हुई, हो सकता है कि मैं इसके खिलाफ हूं, बल्कि मैं बिल्कुल भी इस तरह की बातों के जुबानी जुमलों के मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन बात यह है कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा, मतलब कुछ साल पहले ही, कि आप एक खातून को साबिक सदर आसिफ जरदारी की बीवी बना के प्राइम टाइम में बिठाते थे। हर प्रोग्राम जो है वो इस मामले के ऊपर हुआ कि ये आसिफ जरदारी साहब की वाइफ है। किसी ने आसिफ जरदारी साहब से नहीं पूछा कि वो उनकी वाइफ थी या नहीं थी। और फिर आप देखिए अयान अली के हवाले से खुद हुकूमती एहलकार क्या जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। आप ये देखिए कि बिलावल भुट्टो के बारे में वजीर दाखिला किस तरह की जुबान और जुबानी फिक्रे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप
इनकी हुकूमत के जो बेंचेस हैं उनके ऊपर जिस तरह की तकरीरें होती रही हैं अपोजिशन के लिए, मरियम नवाज के लिए जो जुबान इस्तेमाल होती रही है, जो कुलसूम नवाज के लिए खवातीन सहाफी, हम लोगों ने तो 2 साल पहले एक पिटीशन दी थी कि हमारे खिलाफ जिस तरह के ट्रेंड्स किए जाते हैं और उनको हुकूमती सरपरस्ती होती है, मेरे खिलाफ हुकूमती काबीना के अरकान ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, क्या आप ये समझते हैं? और फेक न्यूज वो शेयर करते रहे, क्या आप ये नहीं समझते कि उनके ऊपर जो है वो भी बात होनी चाहिए और हुकूमत को आगे बढ़ के उनके खिलाफ करना चाहिए? बिल्कुल एतराज़ात उठते हैं। लेकिन जो सहाफत नहीं कर रहे, जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अवाम को, सहाफियों को पता है कि वो कौन एक्टिविज्म कर रहा है और कौन सहाफत कर रहा है। उसके ऊपर ना तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं बैठ के कहूँ कि वो अच्छा सहाफी, बहुत से लोग हुकूमत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हम उनको भी सहाफी ही कहते हैं और क्या कहते हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो कि हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाती है, उंगलियों पे गिने चुने लोग हैं जो हुकूमत की पॉलिसीज को तनकीद का सामना, उनको तनकीद करते हैं उनके ऊपर। तो आप मुझे बताएं, उनको हम क्या कहेंगे? क्या हम उनके लिए लफ्ज जबान इस्तेमाल करेंगे या सनद लेके बैठेंगे कि ये सहाफी नहीं है और ये सहाफी है? फैसला अवाम को करने दें, अब पाकिस्तान के नाजरीन को, क़ारीन को करने दें कि कौन सही सहाफी है और कौन गलत सहाफी है। जो हुकूमत का काम है वो हुकूमत करे कि वो अपने इख्तियार का, अपनी ताकत का गलत नाजायज इस्तेमाल ना करे। ठीक, आसमा, आखिर में टाइम मेरे पास कम है, लेकिन आप बिल्कुल खबरों के ढेर पर मुझे पता है कि इस वक्त बैठी हुई है। अदम एतमाद कितनी संजीदा इसको लिया जाए इस वक्त? अदम एतमाद जो है वो तो एक कोशिश की जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन की जमातों ने, मसलन मैं तो अभी तक ये समझने से कासिर हूँ कि मॉडल टाउन में जरदारी साहब को लंच पे वन फाइन मॉर्निंग जो है वो क्यों इनवाइट किया गया, जरदारी साहब बिलावल के साथ वहां से कराची से लाहौर क्यों आ गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर क्यों गए, वो सब काफ लीग के पास क्यों गए और काफ लीग ने उनसे वक्त क्यों मांगा। तो ये ऐसा तो नहीं है और बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, मतलब कुछ ना कुछ तो इस बेखुदी के पीछे जो है वो असबाब मौजूद हैं। तो हम ये नहीं कहते कि अदम एतमाद कामयाब होगी या अपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत घर चली जाएगी, ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। लेकिन जहां तक हुकूमत को घर भिजवाने की ऑप्शंस और उसके तरीक़ाकार के ऊपर अपोजिशन का इत्तफाक है, वो भी एक रियलिटी है और उसके अंदर संजीदा कोशिशें हैं। आसमा शिराजी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसी मौजू पर उवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट हैं, लेकिन एक ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आसमा शिराजी सीनियर सहाफ़ी हैं और एनालिस्ट हैं, उनसे मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर बात हुई और इस पर भी बात हुई कि जिम्मेदाराना सहाफ़त क्या है और जिस तरीके से सहाफ़त की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की आड़ में जिस तरह से रद्द अमल आता है हुकूमत की जानिब से, उसको रिटेलिएट किया जाता है, उस पर अब तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस तौहीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को क्या सहाफ़त पर हमला करार दिया जाए? देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है हमारे सहाफती दुनिया में या माशरे में, ये तो एक बिगड़े हुए घर की कहानी नजर आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हुई नहीं हुई, और तो आपने उसको रिटेलिएट किस तरीके से किया कि आपने न्यूज़ वन चैनल को आपने केबल ऑपरेटर्स के जरिए बंद करवाना शुरू कर दिया। ये रिटेलिएशन देखिए, उसके बाद कैमरा से आप नोटिस दिलवा दें, कानून के कटहरे में ले आए, आप एंकर के खिलाफ केस कर दीजिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि मोहसिन बेग जो है वो कोई अननोन एंटिटी नहीं है, वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में नॉन पर्सनालिटी है। मुशर्रफ साहब के पूरे दौर के अंदर ही वाज वेरी एक्टिव। जरदारी साहब जब हमारे सदर में थे, ही वाज एक्टिव, he was dealing with political parties, he was consulting, he obviously he was proactive. Even इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो वो बहुत ज्यादा नुमाया किरदार अदा कर रहे थे और वो बहुत ही कंसल्टेशन दे रहे थे, और आपने देखा तस्वीर भी कि जहाज में एक साथ सफर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मोहसिन बेग साहब जो हैं वो कोई एक अजनबी नहीं है जो एक सैयारे किसी जगह से मखलूक उतर आई और आपने एकदम सुबह को जो है एक दरखास्त जमा होती है और उसके बाद आपने
9:30 बजे आपने घर पे आपने रेड कर दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि सैनिटी शुड प्रिवेल ना आदिल। आप मोहसिन बेग भाग तो नहीं रहे होंगे, मुजरिम भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड ऐसा कोई नहीं है, आप उनको बुलाते और उनके खिलाफ केस करते और उनको बुला के और फिर हिरासत में ले लेते। ये क्या है कि जी सुबह सुबह आप कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ मोहसिन बेग साहब को देख लीजिए, उनकी हाथ में रिवॉल्वर है, वो है, रिवॉल्वर है, पिस्टल है, वो फायर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी गलत बात है। तो इसका मतलब है कि इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है वो हम देख रहे हैं हर तरफ। अब आप इकरारुल हसन का आप ले लीजिए, जो अभी एयरवाई के अंदर है, मेरे अंडर उन्होंने काम किया है, मेरे हाथों से वो आगे बढ़े हैं, मेरे साथ उन्होंने बहुत क्लोजली काम किया इकरारुल हसन ने। अब ये आपका काम नहीं है कि इंटेलिजेंस ऑफिस के दफ्तर पे आप अंदर चले जाएं कैमरे लेके, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। लेकिन उसमें रिटेलिएशन क्या होती है भाई, आपने कॉन्फिस्केट कर लिया अपने कैमरे, आप एक दरवाजा खटखटाए अदालत का और केस करें। अगर आपको चैनल के खिलाफ है, एंकर के खिलाफ है, फिर हम उसका केस लड़ेंगे, डिफेंड करेंगे। जो भी हम लोग हैं समझते हैं कि भाई ये गलत हुआ। एक छोटी सी बात लेकिन उसकी रिटेलिएशन में क्या करते हैं स्टेट एक्टर्स, वो ये करते हैं कि जी नंगा करते हैं, नेकेड करके टॉर्चर करते हैं। आज भी उनके स्टाफ के कुछ लोगों को जो है अभी तक वो जख्मी है। ये कौन सा है? इसका मतलब आदिल, इसका मतलब ये है कि कहीं भी बर्दाश्त का मादा नहीं है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर स्टेट इस तरह रिटेलिएट करेगा और इस तरह अगर जर्नलिज्म भी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म वहीं पे परवरिश पाएगी जहां पे मौजूद माशरा होगा। कि मौजूद माशरा नहीं है, जहां पे लॉ की सुपरमेसी ऑफ लॉ नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, आप जो है वो अगर हथियार की बुनियाद पे, तशद्दुद की बुनियाद पे रिटेलिएट करना चाहते हैं तो फिर सियालकोट की लिंचिंग देख लीजिए, फिर आप मियां चुन्नू की लिंचिंग देख लीजिए, फिर मुझे और आपको व्हाट्सएप पे हिदायत मिलती है कि जी ये लिंचिंग अगर आप दिखाएंगे टीवी पे खबर देंगे तो इसका मतलब है कि जग हसाई होगी। जग हसाई तो अंदर हो रही है, मतलब हमारे दिल से पूछे ना आदिल, आप यकीन कीजिए कि every other day there is an act either in the world of journalism or outside in the world of journalism. अच्छा, वैसे सर मैं एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। जिस तरीके से आपने बड़े बैलेंस तरीके से एक तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का बताया कि वो क्या होती है, बैसियत सहाफी मेरी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है, जिस तरह से रिटेलिएट किया जाता है, चाहे वो इकरारुल हसन के केस में हो या हमने देखा मोहसिन बेग के केस में हो, फिर हमने मोहसिन बेग का अपना भी रवैया जिस तरह आपने कहा पिस्टल लहराते हुए, इसमें जो बैलेंस सहाफी हैं उनको कैसे एक मतलब देखिए ना, एक लाइन ड्रॉ करके कि जी मैंने अपनी सहाफत करनी है, क्योंकि अदम बर्दाश्त नहीं है, ना इस तरफ है ना इस तरफ है, हम ये किस तरफ जा रहे हैं? एक बैलेंस सहाफी का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, जिम्मेदार सहाफत और जिम्मेदार सहाफी का दायरे पता के उसमें बैलेंस होना चाहिए। उसमें आप देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन जर्नलिज्म एंड एक्टिविज्म कि आप कोई भी ऐसा एक्ट ना करें जिससे लगे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, किसी इदारे का हिस्सा है। इवन यहां तक है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी आपको नहीं होना चाहिए। आप और मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर हमेशा विक्टिम के साथ खड़े होंगे, चाहे वो ब्लास्फेमी का इशू हो, चाहे और कोई इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो। लेकिन ये नहीं है कि आदिल शाहजेब, वैस तौहीद या मदर अब्बास या और फहद हुसैन के वो जी एक ऑफिस बेरर हो किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल नहीं, ये भी अलाउ नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जिम्मेदार सहाफत में हर चीज डिफाइन की हुई है, लेकिन जिस माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त हो, जिस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती ना हो, जिस माशरे के अंदर आप रिटेलिएट करें और इस तरह तशद्दुद का सहारा लें जो हम अभी देख रहे हैं, मुस्तकिल मिसालों में देख रहे हैं। असद अली तूर हो सकता है उन्होंने गलत जर्नलिज्म की हो, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की हो सकती है, लेकिन उनके घर पे दाखिल हो जाने का, उनको मारपीट करने का किसको हक दिया है? आप कोर्ट में जाए, उनके खिलाफ केस करें। इसी तरह और लोग हैं जिन पे तशद्दुद हुआ है। आप गंदे ट्रेंड चलाते हैं, मुझे और आपको भी पता है कि वो ट्रेंड कहां से जनरेट होते हैं। अगर गरीदा के प्रोग्राम में इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हुई थी तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले लेते, लेकिन गरीदा फारूकी के खिलाफ आप
ऐसे घटिया अनसिविलाइज्ड ट्रेंड चला के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप भी रिस्पॉन्सिबल हुए। और अगर ये बाकायदा तौर पे एक मुहिम जोई हो रही है तो मैं ये समझ रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर एक तो सहाफत इतने खतरे में है आदिल, मुझे यकीन मानिए कि बाज दफा पहले ही होता था 24 घंटे में, आपको जाती फीलिंग बताता हूँ, 24 घंटे उठना बैठना सांस लेना खाना जर्नलिज्म था। अब हफ्ते में 1-2 रोज ऐसे होते हैं जिसमें आप सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ यार ये अच्छा बोला, ये अच्छा लिखा, ये अच्छा फला ने अच्छा काम किया। अब वो 4-5 रोज भारी गुजरते हैं जिसमें मैं और आप सफाइयां दे रहे होते हैं, जिसमें मैं और आप बेसिक चीजें बता रहे होते हैं कि भाई ये ना करें, खुदा का वास्ता है, अगर आप ये करेंगे तो कानून का एक जंगल का होगा, कानून होगा और जो ताकतवर है वो होगा। देखिए ना, अगर मैं और आप FIA में दरखास्त दें तो कितने दिन लगते हैं ना, बहुत दिन लगते हैं उस पर एक्ट होने में। फौरन एक्ट कर देंगे तो जो पावरफुल है इसका मतलब है ही इज कॉलिंग द शॉट्स। फिर आप इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर रहे हैं, किसी शो के अंदर अनसिविलाइज्ड आप कमेंट दे रहे हैं, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपोलोजाइज करें। यू हैव टू टेंडर इन अपॉलॉजी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन साइड्स इतनी ली हुई हैं, आज जो है मोहसिन बेग के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी है क्योंकि उनका हुकूमत से उनको स्कोर सेटल करना है, और हुकूमत ने जो है जब उन्होंने आड़े हाथे लेना होता है तो वो जर्नलिस्टों के खिलाफ होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक लाइन हाशिया खींच लिया है, आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। अगर मिस्टर बुश के तौर पर अगर हम और आप इस फार्मूले के तहत रह रहे हो कि आप हुकूमत के दुश्मन हो गए, अगर हुकूमत की तनकीद की, आप नून लीग के शरीफ खानदान के दुश्मन हो गए अगर आपने उनकी तनकीद की, तो ये आप मुझे बताइए सेहतमंद माशरा कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे तरवीज कर सकता है? मैं समझ रहा हूं कि ये जो कुछ सारे अमाल हुए हैं, सारे एक्ट्स हुए हैं, इट रिफ्लेक्ट्स कि ये स्टोरी एक बिगड़े हुए घर और बिगड़े हुए माशरे की है। वैस तौहीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद अदम एतमाद की संजीदगी कितनी है, उसमें कोई वजन है भी या नहीं, और अपोजिशन की असल तैयारी कितनी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी कॉल्स आना बंद नहीं हुई, बकौल फजलुर रहमान होमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ, बकौल कामिल अवलिया आगा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई, और बकौल मुतअद्दिद सियासी तजज़ियाकारों के अभी इशारे नहीं मिले। इस सब कुछ के बावजूद भी अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए भरपूर पुरएतमाद है और कामयाबी के लिए पुरुमीद भी। अपोजिशन के इस एतमाद के पीछे कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं। अपोजिशन ने जिन जिन हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता किया उनमें से फिलहाल सिर्फ काफ लीग का ही खुलकर और बज़ाहिर इनकार में मौक़िफ़ आया है। बाकी हुकूमती इत्तेहादी जो है वो फिलहाल खामोश है और शायद मंजरनामा बदलने का इंतजार कर रहे हैं। इत्तेहादियों के अलावा हुकूमत के लिए अपने लोगों को संभालना भी एक मिशन होगा, जिनमें सबसे बड़ा और अहम ग्रुप जहांगीर तरीन का है। इस ग्रुप के भी अपोजिशन से राब्तों की इतलात गुज़श्ता कई रोज से थी, और अब गुज़श्ता रात इसी ग्रुप की एक अहम बैठक ने हुकूमती ऐवानों में यकीनन परेशानी फैलाई है। इतलाक के मुताबिक तरीन ग्रुप की अक्सरियत ने हुकूमत मुखालिफाना जो एक लाएअमल है उसमें नून लीग के साथ खड़े होने की तजवीज़ दी है और हतमी फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया है। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक अक्सरियत ने राय ये दी कि वक्त आ चुका है कि खुलकर हुकूमत मुखालिफ लाएअमल इख्तियार किया जाए, जबकि झंग से अरकान असम्बली ने आज़ाद हैसियत रखने का मशवरा उन्हें दिया जो तरीन ग्रुप में शामिल है। तरीन ग्रुप का इजलास में यह भी कहना था कि हल्कों में PTI की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है, बलदियाती इंतखाबात में मजबूत शख्सियात PTI का टिकट लेना पसंद नहीं करेंगी, महंगाई ने आम आदमी की जो है वो कमर तोड़ दी है और हल्कों में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से बनाए गए जरगे ने भी दीगर हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते शुरू किए हैं। इतलात के मुताबिक सिंध से JUI ने हुकूमती इत्तेहादी जमात GD राब्ता किया है और मौलाना साहब का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। नून लीग के रहनुमा साद रफीक और रयाज सादिक जो हैं वो MQM से एक दफा फिर राब्ते बहाल कर रहे हैं, उनके पास राब्ते उन्होंने किए हैं, जबकि काफ लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं का भी इस्लामाबाद में आज अहम इजलास हुआ। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हुकूमत जो है वो भी पुरएतमाद है कि ऐसा कोई सीरियस मूव नहीं होने जा रहा, और यही सवाल अदम एतमाद का मैंने गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इंटरव्यू में भी किया। सियासी हालात को अगर देखा जाए तो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं,
अगर वो एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देखिए, आप अपना भी वक्त ज़ाय करेंगे, मेरा भी ज़ाय करेंगे, कौम का भी करेंगे, क्योंकि ये बहस जो असल इशू से हटकर है। 2018 से जब से मैं आया हूँ ना, जब से आज हुकूमत जा रही है, कल हुकूमत जा रही है, कोई मजमून लिख रहा है, कोई कह रहा है मेरी कान लगे हुए हैं, कौन सी जगह है यहाँ पर, वहाँ जहाँ से फौज का ओपिनियन निकल सकता है, रावलपिंडी से मेरी कान लगे हुए हैं, वहाँ से नंबर 4 मुझे ये इत्तला मिल रही है, और असेंबली में ये हो रहा है, बस जाने वाले हैं, आने वाले हैं। यार, कोई सब्सटैंशियल गुफ्तगू जो है ना, तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर जरूरी है। अनसब्सटैंशियल गुफ्तगू है कि जी हुकूमत जा रही है, क्या होगा, कल क्या होगा, इसी हैजान में मैं अपनी जिंदगी गुजार दूं, और असल हकीकतों जो जिनकी जरूरत, जिन पर बहस होनी चाहिए, उस पर कोई बहस नहीं है। अगर आप टेलीविजन का देखें तो आपने कौम का भी, आपसे मुराद मेरी मीडिया का है, मीडिया ने कौम का भी कितना वक्त ज़ाय किया। अगर यही गुफ्तगू इस बात पर कर रहे होते कि ब्लास्फेमी के मामलात के अंदर जरा सी एहतियात बरतो, मिसाल के तौर पर जी, तो पॉजिटिव असर होता ना। कौम भी उलझी हुई है कि जी आज गए, कल गए, अब घंटी बजने वाली है, ये दरवाजा खोल लो, कोई आ रहा है यहाँ से, ये जाने वाले हैं, वो आ जाएंगे, वो 3 मिल गए साथ। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब होगा तो देखा जाएगा। यार डॉक्टर साहब देखिए ना, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे नहीं, कोई धुआं तो जरूरी नहीं है यूं कर जनाब धुआं उठाएं और मिट्टी उठाएं, कोई कैफियत। अब गई हुकूमत अभी तक? हुकूमत तो अभी है ना, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बड़ी सीरियस मूव है। नहीं, अगर आपसे मेरी बात होती शुरू के 6 महीने में, तब भी आप ये कह रहे होते। कहा है आपने? आपने नहीं, मीडिया के लोगों ने जो मुझसे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी जाने वाली है, तो वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना। मतलब आपके ख्याल में ये संजीदा मूव? मेरे ख्याल में नहीं, मुझे तो बड़ा एतराज है, बेचारे सुनने वालों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। कितने अहम मौजूआत हैं आज गुफ्तगू के, और कौम के सीखने के, और कौम के तरक्की करने के, और कौम की डेवलपमेंट के एतबार से फेक न्यूज़, ये सब दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो इन मामलात पर मैं समझता हूँ कि कौम की गुफ्तगू और डिबेट आना चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो भी पूरा एतमाद है। उन्होंने अगले हफ्ते से शुरू होने वाले अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ओपोजिशन की जानिब से इन राब्तों में तेजी और हुकूमत मुखालिफ महाज की तैयारी की एक बड़ी वजह वो महंगाई भी है, जिसने हुकूमत की अवामी मकबूलियत को वो दिन ब दिन कमजोर जरूर कर रही है। गुज़श्ता रात भी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफा किया है। दिलचस्प बात यह है कि ओगरा ने कीमतों में इजाफे के लिए 12 रुपए की समरी भिजवाई थी, लेकिन हुकूमती टीम ने यह खबर मीडिया को दी कि इमरान खान ने अवामी फलाह में यह समरी मुस्तरद कर दी। सितम यह है कि समरी के मुस्तरद किए जाने की खबर जो है वो दुरुस्त साबित ना हुई, और इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत जो है वो 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 160 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुका है। इस सब कुछ में अदम एतमाद कितनी सीरियस है और अपोजिशन की तैयारी कितनी है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी। भाई साहब बहुत शुक्रिया। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कब टेबल हो रही है, कहाँ पहुंचे मामलात आपके? देखिए, उस पर सब जमातें काम कर रही हैं। ये इसकी तशहीर मैंने पहले भी कहा था, तशहीर नहीं की जाती। जब ये नंबर मुकम्मल होंगे तो इंशाल्लाह मोशन फाइल कर दिया जाएगा। अभी तक इसका मतलब ये कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि नंबर मुकम्मल नहीं है? नंबर मुकम्मल है। मैंने पहले कहा था कि जब तक ये टेलीफोनों का सिलसिला बंद नहीं होगा, जब तक ये बैसाखियां नहीं हटेंगी, तो उस वक्त तक अदम एतमाद जरा मुश्किल होता है। तो सर, अगर मौलाना साहब कह रहे हैं मामलात जो हैं वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, और फिर आपकी पार्टी की लीडरशिप भी ये समझती है कि जिनसे आप मुलाकातें कर रहे हैं उनको कॉलें नहीं आ रही, आप अभी भी ये कह रहे हैं कि कॉलें आ रही हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आ रही हैं। जब ये बात वाज़ेह हो जाएगी नहीं आ रही, फिर ही लोग आपके साथ आएंगे, क्योंकि दबाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता अक्सर जो लोग। तो ये भाई साहब किस स्टेज पे पता लगेगा कि अब कॉलें नहीं आ रही एंड यू आर गोइंग अहेड विद नो कॉन्फिडेंस? जैसे ही हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब दबाव नहीं है तो तुम्हें एतमाद फाइल हो जाएगा। नंबर्स की कमी नहीं है, लेकिन ये जब यकीन हो जाए कि अब मामला कॉल्स का नहीं है तो फिर अदम एतमाद आ जाएगा। तो भाई साहब, जो मियां नवाज शरीफ का एतमाद है, जो अभी तक अदम एतमाद पे राजी नहीं हो रहे थे, मौलाना साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट है, इस दफा उनके एतमाद की फिर वजह समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर आपको अभी भी ये खदशात हैं तो ये एतमाद कहां से उन्हें मिल रहा है? फिर ये एतमाद अवाम के दबाव से है। जो इस वक्त मुल्क में अवाम का दबाव है हुकूमत पर, अपोजिशन पर और एस्टेब्लिशमेंट, तीनों पर। आज लोग अपने मसाइल का हल मांगते हैं,
तो आज कोई भी इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकता। अपोजिशन ने अपनी कोशिश करनी है और हमें उम्मीद है कि ये बैसाखियां ये भी हट जाएंगी, क्योंकि इन बैसाखियों ने पाकिस्तान को नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया। अब भाई साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, तो काफ लीग तो पब्लिकली कह चुकी है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। एमक्यूएम ने भी पब्लिकली आपके साथ देने का ऐलान नहीं किया। जीडीए भी अभी तक इमरान खान के साथ है। ये नंबर फिर पीटीआई के अंदर से पूरे हुए हैं? जहांगीर तरीन साहब ने आपको कोई शोर्टी दी है? कहां से ये नंबर पूरे हुए? ये 10 का फर्क है। 162 वोट हमारे अपने हैं, 10 लोग और चाहिए। इत्तेहादी ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पीटीआई के अपने अंदर से लोग हैं वो काफी हैं। और अब भाई साहब, आपने पहले 22 का फिगर दिया था। उन 22 में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप अगर अदम एतमाद को टेबल करें तो वो आपके साथ 100% आ जाएंगे? अगर फोन कॉल ना हुई तो 22 के 22 आ जाएंगे, शायद इससे भी ज्यादा हो। अच्छा, इससे भी ज्यादा हो? शायद इससे भी ज्यादा हो। लेकिन अब भाई साहब, यहाँ पे सवाल फिर ये कि उनके अगेंस्ट तो फिर कार्रवाई भी कर सकती है अपनी जमात पीटीआई। और अगर आपके पास अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि अगर खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद टेबल हो जाए, वो कामयाब हो जाए, उसके बाद क्या होगा, तो वो भी गैर यकीनी का शिकार होंगे ना अभी तक, कि क्या उसके बाद क्या होगा उसका मुस्तकबिल। जी, नंबर जब पूरे हो जाएंगे, वोट डाल देंगे, तो क्या कार्रवाई करेंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या आप अपोजिशन जमातों में क्लैरिटी है कि कोई इंटरम गवर्नमेंट आएगी, सीधा इंतखाबात में जाएंगे, असेंबली कैसे डिसॉल्व होगी, प्रोविंशियल असेंबलीज का क्या बनेगा? देखिए, ये सब जो बातें हैं ये किसी वक्त भी तय की जा सकती हैं, लेकिन इसमें जो लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि आप इलेक्शन में जाएं। प्रोविंशियल असेंबलियां रह भी सकती हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मौजूदा असेंबलियां भी अपनी टर्म पूरी कर सकती हैं प्रोविंस में। अच्छा, सिर्फ प्रोविंसेस? लेकिन आप सिर्फ कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो जाए, तो ये होगा कैसे है भाई साहब? इलेक्शन तो पूरे मुल्क में फिर एक ही साथ होंगे ना? नहीं, कोई ऐसी कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसी आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सब भी करा सकते हैं, और सिर्फ कौमी असेंबली या एक असेंबली का भी हो सकता है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। अगर असेंबली रह भी सकते हैं। ठीक है, मॉरली ये कैसे आपके लिए राइट होगा कि आप 18 के इंतखाबात को लेकर ये सारा सब कुछ कर रहे हैं कि उसमें हमारे साथ धांधली हुई, तो वो चारों असेंबलियां भी उसी 2018 की पैदावार हैं फिर? ये ठीक है, अगर वो खत्म होती है, वहां भी वो कराते हैं इलेक्शन, तो करवा लें। हम तो अदम एतमाद तो कौमी असेंबली में लाएंगे ना, तो इलेक्शन तो कौमी असेंबली में ही होगा। उसके बाद अगर पंजाब में भी होता है, दीगर सूबों में भी होता है, तो ठीक बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब भाई साहब, अदम एतमाद अगर आ गया तो उसके बाद इसका मतलब कि कोई प्राइम मिनिस्टर, अभी जो आपकी बातों से लग रहा है, कोई नया नहीं आएगा कि ये टर्म पूरी हो। असेंबली डिसॉल्व कैसे होगी? कौन करेगा? ये मेरा ये जाती ख्याल है कि हमें उसके बाद कोई हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। उस हुकूमत का कोई मकसद नहीं होगा, क्योंकि आज जरूरत ये है कि अवाम के पास जाया जाए और एक नया मैंडेट लिया जाए। असेंबलियां जब कोई भी अदम एतमाद का वोट नहीं ले पाएगा तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। शायद खकाना भाई साहब, ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खकाना भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है अदम एतमाद की तहरीक की। अब भाई साहब, अभी तक क्या जहांगीर तरीन साहब से तो मुलाकातें वगैरह तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हो रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी हो रही हैं, उन्होंने कोई वो डिसीजन तक पहुंचे, कोई शोर्टी दी है अपोजिशन जमातों को कि नो कॉन्फिडेंस में वो आपका साथ दे सकते हैं? नहीं, मुझे जहांगीर तरीन साहब से किसी राब्ते का नहीं इल्म। जो अखबारात में चंद बातें आई हैं उन्हीं का सुना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फॉर्मल राब्ता जहांगीर तरीन साहब से हुआ है। अच्छा, और ये जो 22 लोग फिर पीटीआई के नून लीग दावा कर रही है काफी अरसे से, इनमें फिर जहांगीर तरीन साहब के लोग नहीं है शामिल जो उनके ग्रुप में है, हम ख्याल जो उनका ग्रुप है? देखिए, वो ग्रुप जहांगीर तरीन साहब के लिए है, उनकी सपोर्ट के लिए है। मेरा नहीं ख्याल कि वो सारे लोग अपनी सियासत भी उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से मुंसलिक की हुई है। वो अपनी सियासत खुद करते हैं, इसलिए ये फैसला वो अदम एतमाद का खुद कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर तरीन साहब के बगैर आप समझते हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, इत्तेहादी भी अगर आपके साथ हो? जी, बिल्कुल हो सकता है। मैं एक बड़ी तादाद है पीटीआई के एमएनएस की जो ये समझते हैं कि उनकी सियासत अब उस जमात के साथ नहीं है। अगर अवाम के पास गए पीटीआई के टिकट पर तो इलेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो वहां अब उनके पास फ्यूचर नहीं है सियासत का, वो नहीं देखते।
वो छोड़ना चाहते हैं जमात को। पीपल्स पार्टी के साथ सर क्या इन मामलात पे सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे गुफ्तगू हुई है कि इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतबार टेबल करनी है, या इस पर भी बात हुई है, उनको ये ऑफर क्या की गई है कि जी आपका प्राइम मिनिस्टर आप ले आए? नहीं, ऐसी किसी ऑफर का मुझे इल्म नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि अब तो जरूरत ये है कि आप नए इलेक्शन में जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर तो तयन तो इलेक्शन के बाद होगा कि कौन सी जमात कितनी सीटें हासिल करती है, किसी एक की अक्सरियत आती है नहीं आती, या अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो कैसे बनेगी। क्योंकि जो माजी का तजर्बा है कोलिशन गवर्नमेंट का वो कोई ज्यादा हौसला अफजा नहीं है जो 2008 में हुआ था। सर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो क्यों अपनी हुकूमत छोड़ना चाहेंगे? क्या ये कोई श्योरिटी उन्होंने दी है कि अदम एतमाद इधर आ जाए तो हम सिंध की हुकूमत छोड़ देंगे या असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? मैंने अभी कहा वो जरूरत नहीं है। अगर वो सिंध की हुकूमत रखना चाहते हैं तो उसको रख लें, बाद डिसॉल्व करें। ये ऑप्शन सारे मौजूद हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन भाई साहब इन सारे ऑप्शंस पर तो एग्री तो होना है ना ओपोजिशन ने। और ये जो बार बार कहा जाता है कि विंडो बड़ी शॉर्ट है क्योंकि मार्च के बाद तो ऑब्वियसली रमजान शुरू हो जाएगा, उसके बाद फौरन बजट आ जाएगा, तो ओपोजिशन ने जो भी करना है यही आपके पास 2-3 हफ्ते हैं जिसमें अपना ग्राउंड वर्क होमवर्क भी जो कि आपके बकौल कंप्लीट है, नंबर्स आपके पास कंप्लीट है, लेकिन जब तक इन नुकात पर बात मुतफिक नहीं होगी ओपोजिशन के उसके बाद क्या होना है, पीएम किसने बनना है, सिंध असेंबली डिसॉल्व होनी है नहीं होनी, ये बहुत बड़ी डिसएग्रीमेंट्स मौजूद हैं ओपोजिशन में। जब तक इन पर मुतफिक नहीं होगा तो कैसे कहा जा सकता है कि अदम एतमाद के लिए जो है हम तैयार हैं? देखिए ये सब बातें सामने हैसियत रखती हैं। जिस जमात के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई उनकी इस बारे में राय है, ये बैठ कर डिस्कस हो जाएगी। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर चीज का हल मौजूद है। लेकिन असल बात यह है कि आपने पहले जो नंबर्स हैं उनको आपने पूरा करना है। तो रमजान शरीफ में भी अदम एतमाद आ सकता है और बजट के दौरान भी आ सकता है, ये कोई रुकावट नहीं है। अदम एतमाद तकरीबन 8 से 10 दिन का प्रोसेस है, तो उसके अंदर ये मुकम्मल किया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक। अब भाई साहब अगर ये कहा जाए तो कितनी दुरुस्त ये स्टेटमेंट होगी कि अब पंजाब और या सेनेट या स्पीकर असेंबली के खिलाफ दैट्स ऑफ द टेबल फॉर नाउ, बस एक ही एजेंडा है ओपोजिशन का कि जी अदम एतमाद कौमी असेंबली में इमरान खान के खिलाफ लानी है? जी यहीं से तब्दीली आती है, यहीं से गवर्नमेंट में चेंज आता है। जब अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि कौमी असेंबली में ही आएगा पीएम के खिलाफ। राय और भी मौजूद है, पंजाब की राय भी मौजूद है कि सीएम पंजाब के खिलाफ किया जाए, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि कौमी असेंबली में ही होना चाहिए। ठीक। अच्छा भाई साहब अगर ये राय भी मौजूद है और आपका जाती ख्याल ये, तो फिर ये कहा जा सकता है कि ये इस नुक्ते पर भी अभी तक ओपोजिशन में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ कि सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ही अदम एतमाद लाई जाए? देखिए ये इत्तेफाक राय कम से कम मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये एक लॉजिकल बात है। हम सब सियासत करते हैं कि अगर आपने एक चेंज लानी है हुकूमत में तो आपको प्राइम मिनिस्टर से ही शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसी राय सामने आ जाए कि पंजाब से किया जाए, पंजाब में भी बहुत आसान है, तो ऐसी मुश्किल बात नहीं है, तो वहां पर भी अदम एतमाद लाया जा सकता है। लेकिन वहां फिर वफाक वहीं कायम रहता है, फिर आपको वफाक में फिर आगे अदम एतमाद करना पड़ेगा। अब भाई साहब कितनी तवक्कुआत हैं कि जिन बैसाखियों का आप जिक्र कर रहे थे वो हट जाएंगी, अदम एतमाद में वो नहीं होंगी? कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीद है? जी मेरी तो उम्मीद यही हमेशा होती है कि हम सब इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क के हालात देखते हैं, मुल्क के हालात जानते हैं, तो एक जमहूरी अमल में, एक आईनी अमल में अगर मुदाखलत होगी तो उसके असरात बुरे ही होते हैं। तो जो अदम एतमाद है एक जमहूरी आईनी अमल है, इसके अंदर अगर मुदाखलत हो तो फिर मामला आगे चलना मुश्किल हो जाता है। शाहिद खाकान अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।